बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब मेरी ट्रांसफ़र अटक जेल में एक जेलर की हैसियत से हुई तो मुझे यहाँ पर बहुत गंदगी देखने को मिली थी। आज मेरा दिल यहाँ पर पहला दिन था, लेकिन इस जेल की हालत देखते ही मुझको उल्टी सी आने लगी थी। जगह जगह गंदगी के ढेर थे और कचरा कूड़ा बाहर फेंकने की तो शायद रिवायत ही नहीं थी। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं आज पूरे जेल की सफाई करवाऊंगी। वैसे भी औरतों की जेल में इतनी गंदगी मेरी समझ से बाहर थी। औरतें तो घर में भी यही काम करती हैं। अगर जेल की भी साफ़ सुथरा रखेंगी तो कम से कम उनकी ज़हनी सेहत तो ठीक रहेगी। यही सोचकर मैंने अपनी असिस्टेंट साहब से कहा कि तुम जेल की सफाई करवाना शुरू करो। मगर जेल की सफाई शुरू होते ही एक अजीब सा वाक़या हुआ, जिसने कि हमें सोच में डाल दिया। सोच में ही नहीं बल्कि अच्छी खासी मुश्किल में डाल दिया। एक सेल से चीखने की आवाज़ आने लगी और फिर वो आवाज़ बंद हो गई। मैं समझी कि शायद किसी औरत को कोई मसला हो गया है। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल साइमा गुस्से से भरी मेरे पास आकर बैठी और बोली, ये औरत भी अजीब ड्रामेबाजियाँ करती है। अब हम कब तक उसका इस तरह से ख्याल रखेंगे? मैंने तो जब से देखा है ये इसी हालत में है। ज़रा सा कुछ इधर उधर करो या इसको एक सेल से दूसरे सेल में भेजने की बात कर दो तो बस ये शोर मचा देती हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं साइमा, तुम तसल्ली रखो। जेल में रहने वाली औरतें घरेलू औरतों से मुख्तलिफ होती हैं। अब तुम ये तो उम्मीद नहीं कर सकती ना कि ये तुम्हारी हर बात माने। तुम्हारी भाभी तो नहीं है। इस जेल में मौजूद एक कैदी औरत है जिसके कई सारे मसले होंगे। जी मैम, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन अब इस औरत के बारे में हमें नहीं पता। ये 10 साल से इसी जेल में कैद है और आगे की बात मैं आपको बता नहीं सकती। जब तक आप यहाँ हैं आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ क्या होता है और क्या नहीं होता। साइमा ने बड़े मुबहम अंदाज में बात की थी। ये बात मुझे कुछ समझ में तो नहीं आई थी, लेकिन मैं खामोशी के साथ उसकी बात को नज़रअंदाज कर गई। लेकिन जैसे कि साइमा ने मुझसे कहा था, रात के वक्त जेल के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक आदमी निकला जो कि बहुत असर रसूख और रौब वाला लग रहा था, लेकिन उसका हुलिया और शक्ल देखकर मैं समझ गई थी कि वो खुद को कोई बड़ा आदमी है, बल्कि किसी बड़े आदमी का मुलाजिम है। उसने आकर मुझसे सलाम दुआ की और कहने लगा कि मैं अपनी कैदी औरत के लिए एक चीज़ खाने के लिए लाया हूँ, आप उन तक ये टोकरी पहुँचा दें। मैंने देखा उसके हाथ में काले रंग की एक टोकरी थी, जैसे बिल्कुल बंद किया गया था। ये एक सेल पैक टोकरी थी। आपकी कैदी खातून का नाम क्या है? मैंने उसे तीखे लहजे में पूछा तो उसने कहा कि उस कैदी खातून का नाम नौरीन है और वो यहाँ 10 साल से कैद है। मैं उनके लिए खाना लेकर आया हूँ और रोज़ाना आता रहूँगा। लगता है कि आप इस जेल में नई आई हैं, इसी वजह से आपको नौरीन कैदी का नहीं पता, वरना तो यहाँ पर जितने भी औरतें आती हैं उनसे ज़्यादा नौरीन की शोहरत है। और सब लोगों को, जेल के अमले को भी पता होता है कि जहाँ पर नौरीन कैदी किस कमरे में कहाँ किस सेल में पाई जाती हैं। उसका तहक्कुमाना अंदाज देख के मैं समझ गई कि नौरीन किसी बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, वरना इसी महज खाने पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी गाड़ी में एक मुलाजिम क्यों आता? और अगर वो इतनी अमीर घर की थी तो यकीनन उसने कोई मामूली जुर्म तो नहीं किया होगा। उसका जुर्म कोई बहुत बड़ा होगा, तभी तो ये लोग इतने असर और रसूख के बावजूद भी अपनी उस कैदी खातून को यहाँ से छुड़ा नहीं सके। मैं इस बात को समझ सकती थी और अब तो मेरे दिल में नौरीन कैदी का एक खौफ भी बैठ गया था। मैं नहीं जानती थी कि कमरा नंबर 122 की कैदी नौरीन किस मिजाज और तबीयत की मालिक होगी, क्योंकि इतने असर रसूख के बावजूद जिसका ख़ानदान उसे उसके जुर्म से पनाह नहीं दिला सका, तो यकीनन वो कोई बहुत बड़ा जुर्म ही होगा। मैंने सोच लिया था कि उस आदमी के जाने के बाद मैं उस औरत के जुर्म की तफसील में स्टडी करूँगी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो उसे 10 साल से इस जेल में रखा जा रहा है। खैर, वो टोकरी उसने हमें दी। मैंने सोचा कि मैं उस टोकरी को खोल कर देखूं उसमें क्या है। तभी कांस्टेबल साइमा आगे कहने लगी, मैडम, इस टोकरी को कभी नौरीन के अलावा किसी ने खोला ही नहीं है। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैंने गुस्से से पूछा, क्यों? क्या नौरीन यहाँ की कोई VIP कहती है जिसके लिए आया हुआ खाना हम खोल कर देख भी नहीं सकते? तुम्हें तो पता है कि थानों में किस तरह का माहौल होता है। घर से खाना लाया भी जाए तो थाने का स्टाफ वो खाना खोलकर आधा खुद खाता है और बाकी कैदी को देता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ खोल कर देखना चाहती हूँ कि उसके अंदर क्या है।
लेकिन मैडम इसकी इजाज़त नहीं है। साइमा ने बड़े ही एहतराम से मुझे ये बात समझाने की कोशिश की तो मैं भड़क उठी। किसकी इजाज़त नहीं है? क्या सेल में कैद वो मुजरिम औरत हमसे ज़्यादा ताकतवर और असर वाली है कि हमें वो ये खाने की टोकरी खोलने की इजाज़त नहीं देगी? मैंने पूछा तो साइमा ने सर झुका लिया। आप बेशक किसी सीनियर से पूछ लें, इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो आपको वो बता रही हूँ जो यहाँ की रिवायत है। नौरीन कैदी को जाने वाला खाना कोई भी खोलकर नहीं देखता, इसलिए मैंने आपको मना किया है। आप भले आईजी साहब से पूछ लें। आईजी साहब तो बहुत बड़ी बात है, मैं एसपी साहब से पूछूंगी तो मुझे खुद पता चल जाएगा कि तुम जो कह रही हो वो सही भी है या नहीं। मेरी बात सुनने के बाद साइमा ने कुछ नहीं कहा था। मैंने एसपी साहब से पूछा तो उन्होंने ये सख्ती से मना कर दिया कि उस औरत का खाना कभी खोलकर नहीं देखना। उसको अजीब बीमारी है, उसे किसी न किसी तरह पता चल ही जाता है कि खाना किसी स्टाफ ने खोलकर देख लिया है तो वो खाती नहीं। और वैसे भी उन्होंने ये भी साथ में हिदायत की कि वो औरत किसी बड़े आदमी की जानने वाली या रिश्तेदार खातून है, इसी वजह से हम उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकते। बस उसको जेल में कैद रखा गया है। 10 साल की सज़ा वो पहले ही काट चुकी है, इसलिए यही बहुत है कि इतने बड़े घर की औरत होकर वो जेल में कैद है। लेकिन हम उसके साथ कोई बदसलूकी करेंगे तो खुद ही जाल में फंस जाएंगे। मैं एसपी साहब की बात सुनकर मुतमईन हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में तजस्सुस बहुत ज़्यादा था कि आखिर नौरीन कैदी है कैसी। मैं जाकर उसे देखूं तो सही, वो इतनी नखरे वाली खातून। आखिर मैंने आज तक इतनी कैदी ख़वातीन को देखा था। मैंने नहीं कभी सुना था कि कोई औरत 10 साल से जेल में कैद है और फिर भी उसके इतने ज़्यादा नखरे हैं। अमूमन जेल में 2-3 साल गुजारने के बाद औरत हो या मर्द, उनकी हिम्मत कम पड़ने लग जाती है। जब उम्र कैद का डर हो या ख़तरा कि सारी ज़िंदगी जेल में गुजारनी है तो वो मायूस हो जाते हैं। अगर गुस्सा करें भी तो उनकी बेबसी बेचारगी उछलती नज़र आती है। मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से मैं नौरीन कैदी की जेल में गई। मगर ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि उसके अंदर कोई नखरा, किसी किस्म का गुस्सा या फिर कोई रोब दाब नहीं था। वो अपनी शक्लों सूरत से बहुत गरीब औरत नज़र आती थी, इतनी गरीब कि उसे देख के मुझे तरस आ गया। मेरी इतनी उम्र का तजर्बा मुझे बता रहा था कि ये औरत हरगिज़ किसी असर और रसूख वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती ही नहीं, किसी बड़े आदमी की रिश्तेदार ही नहीं है। अलबत्ता इसके पेट पर नज़र पड़ी तो मैं हैरान ज़रूर हुई। उसका पेट हामला औरतों जैसा था। मैंने अपनी कांस्टेबल से पूछा तो उसने मुझे यही बताया कि ये उम्मीद से है और अक्सर इसी वजह से ये खाना किसी दूसरे को खोलकर देखने नहीं देती कि उम्मीद से होने की वजह से उसके मिजाज में काफ़ी तनाव रहता है। साइमा कांस्टेबल की बात सुनकर मुझे हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि अमूमन हामला औरतें ऐसा ही करती हैं। लेकिन हामला औरतों को तो जेल भी अलग रखा जाता है। ये क्या, ये इतने बड़े हॉल में बस एक ही कोने में बैठी हुई थी, जैसे जैसे उस जगह से कोई ख़ास लगाव हो। मैं तो कह रही थी कि तुम इसे अलग सेल में शिफ्ट कर दो। 10 साल से ये यहाँ रह रही है और अगर इसको वीआईपी खाना देना है तो ये वीआईपी कहती है तो फिर इसे एक अलग सेल में होना चाहिए। ये तो इन सारी औरतों के साथ मिलकर बैठी है, क्या इसकी कोई ख़ास वजह है? मेरी बात सुनकर कांस्टेबल साइमा की नज़रें झुक गई, वो वहाँ से चली गई। मैंने नौरीन से पूछा कि तुम बच्चा कब जन्म दोगी और कितने अरसे से तुम उम्मीद से हो? तो मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। उसकी हंसी अजीब तंजिया सी थी। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? मुझे बताओ, तुम्हारा ये बच्चा कब पैदा होगा? बेबी जी, जब अल्लाह की मर्जी होगी तभी पैदा होगा। उसने उसके सवा कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि मैं उसे पूछती रही कि तुमने क्या किया है, तुम इस जेल में क्यों बैठी हो, तुम्हारा जुर्म क्या है, मगर उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं हैरान थी कि आखिर नौरीन मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही। ये शायद अब वो इस जेल की आदमी हो गई है। उसकी उम्मीद टूट गई थी कि वो अब कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी। मैंने सोचा कि मैं नौरीन का केस खुद स्टडी करूँगी, मैं देखूँगी कि उसने ऐसा क्या जुर्म किया है, वो इतनी मायूस क्यों लगती है। उसकी आंखों में बेचारगी की बेबसी और अजीब सा गम है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। हालांकि जेल में रहने वाली कैदी औरतें झूठ बनाने की और हमदर्दियाँ बटोरने की माहिर होती हैं, लेकिन नौरीन के केस में ऐसा नहीं था। बहुत मुख्तलिफ कैदी थी, उसे किसी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं थी। वो बस अपना दिया हुआ खाना खाती और अपने काम से काम रखती थी, हर वक्त खामोश रहती और अक्सर मैं देखती तो उसके लब हिलते रहते थे।
एक दिन मैंने नौरीन से पूछा कि तुम हर वक्त रब से क्या दुआ करती हो, कि अपने बच्चे के बारे में दुआ करती हो। मेरी बात सुनकर वो तंजिया हंसी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसी दिन मैंने नौरीन कैदी की फ़ाइल निकाली। कमरा नंबर 122 में कैदी नौरीन की फ़ाइल के बारे में देखकर मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी। उसका कोई ख़ास जुर्म यहाँ पर लिखा ही नहीं था। मैंने तो देखा वो चोरी के जुर्म में यहाँ आई थी, जबकि उस आदमी के मुताबिक वो एक बड़े ख़ानदान की रिश्तेदार थी। तो अगर वो एक बड़े और आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी तो फिर इस मामूली सी चोरी की सज़ा पर 10 साल जेल में क्यों रखा जा रहा है? उसका हमल से होना भी एक अजीब बात थी। मैंने सोचा कि शायद अगर उसके रिश्तेदार उसे जेल से छुड़ा कर नहीं ले जा सकते तो कम से कम उसका शौहर तो उसे मिलने आता ही होगा। मैंने दिल में ये सोचा और फिर नौरीन से बात करने कमरा नंबर 122 में गई। मुझे देखते ही उसने आंखें मूंद लीं, जैसे वो सोने का नाटक कर रही थी। शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। मैं उसके करीब जाकर गला साफ करते हुए बोली कि नौरीन, मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो, मुझसे बात करो। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मुझे तुमसे हमदर्दी है। उसने फिर भी आंखें नहीं खोली। फिर आखिर मैंने उसकी दुखती रग पे हाथ रखते हुए उसे पूछा कि उसका शौहर कहाँ है? क्या उसे इस बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं जो वो उसे देखने नहीं आता? मेरा शौहर नहीं है बीबी जी, मेरी कभी शादी हुई ही नहीं। नौरीन के बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। तो क्या तुम नाजायज़ बच्चा पाल रही हो? कहीं इसी वजह से तो तुम जेल में नहीं आई? नहीं, इस वजह से नहीं आई जी। वो ज़रा खुलने लगी थी। आज से पहले उसने मुझे इतना सा जवाब भी नहीं दिया था, लेकिन आज उसने तो ये बता दिया कि उसका कोई शौहर नहीं है, वरना मैं उसके शौहर तक पहुंचना चाहती थी। शुक्र है कि उसने मुझे फजूल की मेहनत से बचा लिया। मैंने उससे बस इतनी सी बातचीत की और फिर जब मैंने कांस्टेबल साइमा से पूछा कि नौरीन की तारीख कब है, उसके बच्चे की पैदाइश कब है, तो कांस्टेबल साइमा ने बताया कि इसका बच्चा कभी पैदा नहीं होगा। क्यों पैदा नहीं होगा? मैंने हैरानगी से पूछा। तो वो कहने लगी कि ये तो 10 साल से हामला है, इसी तरह इसी पेट के साथ बैठी है। मैंने तो आज तक इसे बच्चा पैदा करते नहीं देखा। अगर ये बच्चा पैदा करती तो अस्पताल में जाती, लेकिन ये जब से आई हूँ ये ऐसी ही है। मुझे आए हुए 2 साल होने वाले हैं। मुझसे पहले एक और कांस्टेबल थी, उसने कहा था कि ये यहाँ सालों से ऐसी ही पड़ी है, पता नहीं इसका हमल कैसा है जो ये बच्चा पैदा नहीं कर रही। अब इसे पूछें कि इंसान का बच्चा है या हाथी का जिसे पैदा होते इतनी देर लग रही है। नौरीन ने बेजारी से पूछा था और साइमा ने बेजारी से कहा था, क्योंकि शायद अब वो उसकी खिदमतें कर कर के तंग आ चुकी थी। बाकी कैदी औरतों के साथ उसका सलूक बहुत मुख्तलिफ और आम सा होता था, लेकिन कांस्टेबल साइमा को कैदी नौरीन के साथ ज़रा मुख्तलिफ रवैया रखना पड़ता। उसके खाने के लिए भी एक ख़ास किस्म की टोकरी आती थी जो कि सिर्फ नौरीन को ही खोलने की इजाज़त थी। काफ़ी सारी अजीब बातों की वजह से जेल का अमला अब उस औरत से तंग आ चुका था, लेकिन चूँकि वो हामला थी और जब भी उसको यहाँ से निकालने की बात होती तो वो यही कहती कि मैं उम्मीद से हूँ जब मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तो भले मुझे यहाँ से किसी दूसरे सेल में शिफ्ट कर दीजिएगा। वो किसी से और कोई बात नहीं करती थी, फिर ना ही बदतमीज़ी करती थी। इसी वजह से मजबूरन हमें उसकी बात मानना पड़ती थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं नौरीन का कोई ना कोई हल निकाल कर ही रहूँगी ताकि वो यहाँ से दूर चली जाए और यहाँ के कैदी औरतों पर भी उसका मनफी असर ना पड़े, क्योंकि साइमा के मुताबिक अब यहाँ की औरतों में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही थी और इस तब्दीली की वजह सिर्फ़ और सिर्फ नौरीन कहती थी। वो ना जाने औरतों से क्या कहती थी। जेल में एक अजीब सी बेचैनी थी। यहाँ पर निकलने वाली औरतें बहुत ज़्यादा जराइम पेशा हो जाती थीं और एक और तब्दीली जो कि जेल के माहौल में देखने को आई थी वो ये थी कि यहाँ उसके पास मर्दों का हजूम लगा रहता था। पहले जो मर्द अपनी औरतों से मिलने नहीं आते थे, अब वो हर रोज़ अपनी औरतों से मिलने जेल की तरफ चक्कर लगाते। हर वक्त थाने में एक अजीब सा हंगामा बरपा रहता। कोई कहता मैंने अपनी बीवी से मिलना है, कोई कहता मैंने अपनी बहन से मिलना है। इतने सारी बातों की वजह से जेल का माहौल पहले ही ख़राब हो चुका था। चूँकि ये जेल औरतों की थी, इस वजह से इस माहौल को बरकरार रखना नामुमकिन था। बाकी औरतों की इज्जत की हिफाजत यानी जेल के अमले की जिम्मेदारी थी। ऐसे में ये सब करना मुश्किल हो रहा था और जेल की इंतज़ामिया यही सोच रही थी कि कैदी नौरीन को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि एक वही थी जो 10 साल से यहाँ पर थी और उसके हामला होने का ड्रामा मेरे ख्याल में ड्रामा ही था, क्योंकि अगर वो उम्मीद से होती तो अब तक बच्चा पैदा कर चुकी होती, मगर उसका हमल देखने में बिल्कुल असली मालूम होता था। यूँ लगता था जैसे वो वाकई में उम्मीद से है और अभी अभी बच्चा पैदा करने वाली है, मगर ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आता था।
उस दिन मैं नौरीन के कमरे की तरफ जा रही थी कि उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। वो कई बार बीमार होती थी और डॉक्टर आकर उसे इंजेक्शन लगाते थे, लेकिन अभी तक वो अपना बच्चा नहीं पैदा कर सकी थी। आज अभी जब उसने चीखना शुरू किया, वो चिल्ला रही थी कि उसे दर्द हो रहा है, तो हमें मजबूरन डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर को साइमा कांस्टेबल ने बुलाया था। साइमा का कहना था कि नौरीन कैदी को चेक करने के लिए एक ख़ास डॉक्टर ही आता है, उसी डॉक्टर को इजाज़त है कि वो नौरीन को चेक करे, बाकी कोई डॉक्टर कभी उसे चेक करने नहीं आया। मैं भी हैरान थी, अब मुझे कोई ना कोई गड़बड़ मालूम हो रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर नौरीन यहाँ किस जुर्म में आई थी, लेकिन आज चूँकि डॉक्टर साहब आ रहे थे, या उसी वजह से मुझे पूरी उम्मीद थी कि आज नौरीन का बच्चा पैदा हो ही जाएगा। 10 साल वाली बात का ड्रामा शायद आज ख़त्म हो जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया। जैसे ही डॉक्टर के आने से पहले ही नौरीन ने तड़पना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने आके मुझे एक अजीब और बुरी भयानक खबर सुनाई कि नौरीन अब इस दुनिया में नहीं रह सकती, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। और ये बात मैं पहले कई बार बता चुका था, लेकिन मेरी बात हर किसी ने यकीन ही नहीं किया, ना ही उस पर अमल किया। अब आपको इसे यहाँ से निकालना पड़ेगा, इसकी ज़िंदगी के दिन ख़त्म हो चुके हैं। ये सुनकर मुझे झटका सा लगा। मैंने डॉक्टर से पूछा, इसके बच्चे का क्या हुआ जो जन्म देने वाली थी? उस बात पर डॉक्टर ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा, जैसे मैं कोई अहमकाना बात कर रही हूँ। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। मैं भागती हुई नौरीन के सेल में गई तो वो ज़मीन पर तड़प रही थी। उसके पास चंद औरतें बैठी उसका सर दबाने के साथ साथ हाथ मलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुसलसल वो कलमा पढ़ रही थी, लेकिन सब बेकार। नौरीन की शायद रूह उसके जिस्म से परवाज़ करने ही वाली थी। मैंने उन सब बातों से वहाँ से जाने को कहा, क्योंकि मैं आज नौरीन से अकेले में चंद बातें करना चाहती थी। वो औरतें मेरे कहने की देर थी कि वहाँ से उठकर चली गईं। शायद वो भी इस परेशान कुल लम्हे की गवाह नहीं बनना चाहती थी। उनके जाते ही मैंने नौरीन से सवाल किया कि तुम्हारा जुर्म क्या है, किस चीज़ की सज़ा है जो तुम यहाँ पड़ी हो? क्या तुम्हें इन लोगों ने तुमने कभी यहाँ से रिहा होने की कोशिश नहीं की? तो उसने जवाब दिया कि मैं रिहा होकर कहाँ जाती। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और आवाज़ दर्द भरी थी। हो सकता है मैं तुम्हारी कहानी बाकी औरतों को यहाँ तक पहुँचने से बचा ले। अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो बहुत सारी औरतों का भला हो जाएगा। देखो तुम्हारी हर तरह यहाँ पर कितनी सारी कैदी औरतें हैं जिनको यहाँ पर रहते हुए कई साल गुजर चुके हैं। तब मेरी बात सुनकर नौरीन ने जो बात मुझे कही, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मुझे भी रोने पे मजबूर कर दिया। हालांकि मैं पेशा वाराना जिम्मेदारियों के दौरान कभी भी जज्बाती होने को सही नहीं समझती थी, लेकिन नौरीन की बातें इतनी दुखी थी जिन्होंने मुझे भी रुला दिया। उसने कहा कि वो गरीब घराने की बेटी थी, एक ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ पर 2 वक्त की रोटी हासिल करना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर उसके घर में एक नई तब्दीली आई थी। अपनी भाभी के खर्चे पूरे करने के लिए नंद और सास दोनों को ही घर से बाहर निकलना पड़ा। पढ़ी लिखी तो वो थी नहीं कि कहीं कोई अच्छी दफ्तर वाली नौकरी मिलती। उन्हें चौधरी के यहाँ काम करना पड़ा। घर के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। चौधरी के यहाँ एक मामूली सी नौकरी मिली। उन्होंने तो यही सोचा था जैसे पहले मजबूरी के वक्त हम काम करते थे, अभी भी ऐसा ही होगा। पर अब वक्त बदल चुका था। नौरीन बड़ी हो चुकी थी। उसकी जवानी पर चौधरी की गंदी नज़र पड़ी तो वो ज़्यादा पैसों का लालच देकर उन्हें ज़्यादा वक्त के लिए हवेली बुलाने लगा। बस यहीं से उनकी गलती और उनकी बदकिस्मती की शुरुआत हुई थी। नौरीन की माँ को नहीं पता था कि वो जो कर रही है वो उसे और उसकी बेटी को कितने बड़े गड्ढे में धकेल देगा। पहले तो चौधरी में फिर भी कुछ शर्मो हया और लाज थी, लेकिन जैसे ही नौरीन की माँ घर बैठी, बीमारी की वजह से वो अपनी बेटी के साथ चौधरी की हवेली तक नहीं आ सकती थी। तभी एक दिन मौका पाकर चौधरी ने उसे अपने जुल्म का निशाना बना दिया। मगर नौरीन एक हिम्मत वाली और दलेर लड़की थी। उसने फैसला किया कि वो चौधरी के खिलाफ अदालत में जाएगी और उसने ऐसा ही किया। उसने एक तंजीम की मदद से अपना केस अदालत तक तो पहुंचा दिया, लेकिन चौधरी ने जो चाल चली उसने नौरीन को सीधा लाकर जेल में फेंक दिया। हुआ कुछ यूँ कि चौधरी ने 1 करोड़ रुपए नौरीन के ख़ानदान को देकर उस केस से तो जान छुड़ा ली, लेकिन साथ ही इस बात की भी शर्त रखी कि वो उसे सारी उम्र जेल में कैद करवाएगा, क्योंकि उसने चौधरी की इज्जत पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। घर वालों के लिए 1 करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम थी कि उन्होंने अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी और अपनी ही बेटी पर बहतान लगाकर उसे जेल में फेंक दिया। रही बात उसके हामला होने की, तो वो उम्मीद से नहीं थी, बल्कि उसको एक इन्फेक्शन था।
लेकिन चौधरी शायद उसे सारी ज़िंदगी सुकून से रहने नहीं देना चाहता था। उसने सब लोगों में ये बात मशहूर कर रखी थी, ये लड़की उम्मीद से है, ताकि हर कोई उसे यही पूछे कि तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे का बाप कौन है, और यूं वो सारी ज़िंदगी अजियत में गुजारती रहे। मैं हैरान हूँ कि नौरीन जैसी लड़कियाँ अपने ख़ानदान के लिए किस हद तक कुर्बानी दे देती हैं, यहाँ तक कि वो अपनी ज़हनी सुकून, अपनी इज्जत और अपने मुस्तकबिल के लिए भी कुर्बानी देती हैं। नौरीन ने जाते जाते फ़कत एक ही बात की थी कि उसने जो कुछ भी सहा अपने माँ बाप के लिए, भले वो लालची थे लेकिन थे उसके माँ बाप ही। उन्होंने उसकी कीमत लगाई और माँ बाप ने अपनी बेटी की कीमत लगाई, मगर बेटी अपने माँ बाप की खुशी के लिए हमेशा हमेशा के लिए कुर्बान हो गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी के बारे में अगर आप कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।